हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में, जो कि मेंशन्ड है आपके सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 15 तक अंडर लिमिटेशन एक्ट 1963। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, ये होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि मान लो कोई सूट या कोई अपील या कोई एप्लीकेशन जब आपको फाइल करनी होती है कोर्ट के अंदर, तो उस उन सब के लिए कोई एक लिमिटेड पीरियड होता है, कोई एक लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंदर आपको वो केस जो है कोर्ट के अंदर फाइल करना होता है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टाइम है क्या बेसिकली, तो हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि कौन सा टाइम पीरियड उसके अंदर इंक्लूड होगा या कौन सा ऐसा टाइम पीरियड जो कि एक्सक्लूड होगा। तो ये जो सेक्शन 12 से 15 है इसमें हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से जो टाइम पीरियड है वो इसके अंदर एक्सक्लूडेड माना जाएगा जब हम लिमिटेशन पीरियड को काउंट करेंगे। अब सेक्शन जो 12 है वो हमें बताता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। तो कौन कौन से दिन जो है, कौन कौन से जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूडेड होगा, मतलब जो कि लिमिटेशन पीरियड के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तो उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग डे है, मतलब जहाँ से वो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो जो स्टार्टिंग डे है, जो फर्स्ट डे है वो काउंट नहीं किया जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है कि अब अगर कोई अपील और एप्लीकेशन है जो कि रिव्यू के लिए या रिवीजन के लिए या लीव फॉर अपील के लिए अप्लाई की गई है, तो उसके अंदर जब जो भी जिस दिन ओरिजिनल जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा, जिस दिन ओरिजिनल जजमेंट आएगा, वो दिन जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, अब वो जजमेंट तो आ गया, अब उसकी कोई हमें सर्टिफाइड कॉपी भी तो चाहिए होगी, जो भी डिक्री होगा या सेंटेंस होगा या ऑर्डर होगा। तो जो भी टाइम हमें लग रहा है सर्टिफाइड कॉपी को लेने के लिए, चाहे वो कोई डिक्री है, चाहे कोई सेंटेंस है, चाहे कोई भी ऑर्डर है, तो वो टाइम पीरियड जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है, अब अगर कोई अपील या रिव्यू है जो कि फाइल किया गया है, तो उसकी जजमेंट की जो कॉपी है उसको लेने लेने में जो भी टाइम लग रहा है, तो वो टाइम पीरियड भी इसके अंदर एक्सक्लूडेड माना जाएगा। अब यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन है, उसको भी समझ लेते हैं। अब अगर जो भी टाइम पीरियड लग रहा है कोर्ट को वो डिक्री या ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो टाइम पीरियड है, वो जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूडेड नहीं माना जाएगा, मतलब वो इंक्लूड होगा। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब अगर मान लो कोई जो डिग्री है या कोई जो ऑर्डर है जो कि 1 जनवरी को पास हुआ था, और आपने उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए 3 जनवरी को अप्लाई किया था, लेकिन जो आपको सर्टिफाइड कॉपी है वो कब मिलती है? 10 जनवरी को। तो जो यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड है फॉर अपील, तो वो कब से स्टार्ट किया जाएगा? 10 जनवरी के बाद से। तो यहाँ पर जो 1 जनवरी से 10 जनवरी तक का जो समय था वो एक्सक्लूडेड माना जाएगा, उसको लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या बताता है हमें? एक्सक्लूजन ऑफ टाइम व्हेन अप्लाइंग टू स्यू और अपील एज अ पॉपर। अब यहाँ पर पॉपर या इंडिजेंट पर्सन वो पर्सन होते हैं जो कि कोर्ट की जो फीस है उसे भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो इतने गरीब होते हैं कि कोर्ट की फीस को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ऐसा कोई भी पर्सन है और वो जो है अप्लाई कर रहा है स्यू करने के लिए या अपील करने के लिए एज ए पॉपर या इंडिजेंट पर्सन। अब उसकी जो रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो एज ए पॉपर अप्लाई करना चाह रहा है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या है, उसकी अप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। अब होता क्या है यहाँ पर केस में कि उसकी एप्लीकेशन है वो जो रिजेक्ट हो जाती है कि भाई आप एज ए पॉपर, एज ए इंडिजेंट पर्सन नहीं अप्लाई कर सकते। तो जो भी टाइम पीरियड उसने उस एप्लीकेशन के ऊपर लगाया था, कब से लेकर एप्लीकेशन से लेकर रिजेक्शन तक, वो टाइम पीरियड जो है वो एक्सक्लूडेड माना जाएगा इन लिमिटेशन पीरियड के अंदर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे भी देख लेते हैं। जो भी उसने वो टाइम पीरियड उस एप्लीकेशन के ऊपर स्पेंड किया था वो गुड फेथ में किया जाना चाहिए, कोई धोखाधड़ी का इंटेंट नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है कि मान लो कोई ऐसी एप्लीकेशन जो है एज ए पॉपर वो रिजेक्ट हो जाती है उस पर्सन की, और बाद में वो पर्सन जो है जो भी कोर्ट की नेसेसरी फीस पे कर देता है और कंटिन्यू करता है सेम केस को, कोई अलग केस नहीं करता है, सेम ही केस को कंटिन्यू करता है, तो उसको ऐसा माना जाएगा कि वो जो केस है वो बिगिनिंग से ही स्टार्ट है।
अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो कोई ऐसा पर्सन था जो एज ए पॉपर जो है वो 1 अप्रैल को अप्लाई करता है। अब उसकी जो एप्लीकेशन थी एज ए पॉपर मतलब एज ए गरीब पर्सन, वो कोर्ट द्वारा जो है रिजेक्ट कर दी जाती है 1 जून को। 1 अप्रैल को उसने एप्लीकेशन लगाई थी एज ए पॉपर, कोर्ट ने 1 जून को वो जो उसकी एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वो क्या करता है, उसके कुछ समय बाद 5 जून को कोर्ट की फीस है उसे पे कर देता है। तो वो जो पीरियड है 1 अप्रैल से 1 जून तक का, वो पीरियड जो है वो एक्सक्लूडेड माना जाएगा जब हम लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट कर रहे होंगे तब। अब आ जाता है सेक्शन 14। ये हमें क्या बताता है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम व्हेन द सूट इज फाइल्ड इन अ कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, मान लो कोई बेचारा ऐसा पर्सन था जो कि कोई जो भी केस था उसको परस्यू कर रहा था गुड फेथ में एंड सब कुछ देख वेख कर, मतलब ड्यू डिलीजेंस इन अ कोर्ट। अब बाद में क्या होता है, ये पता चलता है कि भाई उस मैटर के ऊपर उस कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, मतलब वो कोर्ट जो है उस मैटर को डिसाइड ही नहीं कर सकती। अब बेचारे का तो बहुत सारा समय उस कोर्ट में वेस्ट हो गया, अब वो क्या करेगा। तो यहाँ पे लॉ उसको एक प्रोटेक्शन ये देती है कि वो जो टाइम पीरियड आपने वहाँ जो भी स्पेंड किया था, तो वो टाइम पीरियड लिमिटेशन पीरियड के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। द टाइम स्पेंट देयर विल नॉट काउंट टुवर्ड्स लिमिटेशन। अब इसके कुछ की पॉइंट्स है उसको याद रखेंगे कि ये जो अप्लाई है ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। कोई भी सूट के ऊपर अप्लाई हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर ऊपर अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट है, अब जो अर्लियर केस था जो, क्योंकि इससे पहले वाले केस में तो कोर्ट के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, तो उसी केस की बात की जा रही है। तो जो अर्लियर केस था मस्ट हैव बीन फॉर, मतलब सेम मैटर होना चाहिए एंड अगेंस्ट द सेम पार्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि वो जो पर्सन था उसने गुड फेथ में एक्ट किया हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इसके कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं उसको देख लेते हैं कि ये क्या है। तो बोथ जो है स्टार्टिंग डे एंड एंडिंग डे ऑफ प्रीवियस केस, वो दोनों ही लिमिटेशन पीरियड के अंदर से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, वो काउंट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अ पर्सन डिफेंडिंग एन अपील इज ऑल्सो कंसीडर टू बी प्रोसिक्यूटिंग अ प्रोसीडिंग। अब इसका मतलब क्या है, अब क्या है, इसका फायदा जो है वो प्लेंटिफ को तो मिल ही रहा है, मतलब जिसने केस फाइल किया है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है कि डिफेंडेंट को भी जो है एज ए प्लेंटिफ यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, मतलब उसने भी तो जो केस है केस में अपना समय दिया है, तो उसको भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जो भी टाइम एक्सक्लूजन है उसका बेनिफिट डिफेंडेंट को भी मिलेगा, मतलब बोथ साइड गेट बेनिफिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट आ जाता है अब मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज और कॉजेस। अब होता क्या है कि कोई ऐसा पर्सन, मिस ज्वाइंडर यहाँ पर क्या है उसको बता रहा हूँ। मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसको केस के अंदर होना ही नहीं था, आपने उसको भी केस की पार्टी बना लिया। या कोई ऐसा कॉज था या ऐसा कोई रीजन था जिसको केस का पार्ट होना ही नहीं था, लेकिन आपने उसको केस का पार्ट बना लिया, तो उसको भी डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, मतलब कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। तो जो भी टाइम उसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा वो भी लिमिटेशन पीरियड के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई ऐसा बेचारा पर्सन था जिसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस अपना फाइल किया, कब, 1 जनवरी 2023 को। लेकिन पता चलता है 1 जून 2023 को कि भाई वो जो मैटर था उसका डिसमिस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो कोर्ट था उसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी उस मैटर को डिसाइड करने के लिए। अब वो बेचारा तो परेशान हो गया। अब 10 जून 2023 को वो जो पर्सन था वो एक प्रॉपर केस एक करेक्ट कोर्ट के अंदर, मतलब जिसके पास उस मैटर को डील करने के लिए ज्यूरिसडिक्शन है, वहाँ पर अप्लाई करता है 10 तारीख को। तो होता क्या है, ये जो 1 जनवरी 2023 से 1 जून 2023 तक उसका जो समय वेस्ट हुआ है या जो भी समय उसने यहाँ स्पेंड किया है, वो लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, लिमिटेशन पीरियड में वो काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 15। अब सेक्शन 15 हमें क्या बताता है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर जो कुछ टाइम पीरियड है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब लिमिटेशन पीरियड के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, उसको भी एक बार देख लेते हैं। अब सब सेक्शन 1 हमें क्या बताता है कि मान लो कोई ऐसा एग्जीक्यूशन या इंस्टीट्यूशन ऑफ केस जो था उसके ऊपर स्टे लगा दिया जाता है। स्टे लगा दिया जाता है किसके द्वारा, इंजंक्शन के द्वारा। अब होता क्या है कि
वो जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम पीरियड के लिए वो जो केस है वो स्टेड है, मतलब अब यहाँ पर ये जो स्टे का मतलब है, स्टे का मतलब है कि उस जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी उसको ही पॉज कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। तो वो जो जितने भी पीरियड के लिए वो जो स्टे लगा हुआ है, तो वो जो पीरियड है वो काउंट नहीं किया जाएगा लिमिटेशन पीरियड के अंदर। मान लो कि 2 महीने के लिए स्टे ही लग गया उस केस के ऊपर, ड्यू टू एनी इंजंक्शन या किसी कोर्ट ऑर्डर के द्वारा, तो वो दो दो महीने का पीरियड जो है लिमिटेशन पीरियड के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सब सेक्शन 2। अब सब सेक्शन 2 क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें एक पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल करने से पहले उसे सूचित करना होता है कि भैया हम आपके अगेंस्ट केस फाइल करने जा रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हम नोटिस भेजते हैं गवर्नमेंट को कि भाई हम आपके अगेंस्ट केस फाइल करने जा रहे हैं अंडर सेक्शन 80 सीपीसी के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड की बात हो रही है। तो उसके अंदर हम लोग एक नोटिस भेजते हैं उनको, और उनकी कंसेंट और उसका उसके ऊपर सैंक्शन होने में समय लगता है फ्रॉम दी अथॉरिटीज़। तो वो जो टाइम पीरियड है, मतलब जब नोटिस भेजा जाता है तब से जो भी कंसेंट मिलती है या फिर जो भी सैंक्शन मिलता है फ्रॉम दी अथॉरिटीज़, वो जो टाइम पीरियड स्पेंड होता है उसके ऊपर वो काउंट नहीं किया जाएगा। किसके अंदर, ये जो लिमिटेशन पीरियड है उसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 3 हमें क्या बताता है, अगर मान लो ये यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है, मान लो कोई कंपनी जो है वाइंडिंग अप हो रही है, तो या फिर इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया हो गई है। अब उसके अंदर लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट किया जाता है या रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा। तो उस पर्सन को अगर लगता है कि भाई उसे कोई केस जो है वो फाइल करना पड़ेगा और डिक्री को एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है, तो जो वो इंसॉल्वेंसी का या फिर वाइंडिंग अप का जो प्रोसीडिंग है, तब से लेकर टिल 3 मंथ्स तक का जो पीरियड है वो क्या होगा, वो लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 क्या कहता है, मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक प्रॉपर्टी को परचेज करता है किसी कोर्ट ऑक्शन के अंदर, एंड वो पोजेशन के लिए स्यू कर रहा है, तब वो जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। कौन सा टाइम पीरियड, जब वो जो प्रोसीडिंग है टू सेट असाइड द सेल वॉज पेंडिंग। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 हमें क्या बताता है, एक्सक्लूड द टाइम। अब कोई ऐसा डिफेंडेंट है जो कि इंडिया से ही एब्सेंट है, तो भाई उसके अगेंस्ट आप केस कैसे करोगे, तो जितने पीरियड के लिए वो इंडिया से एब्सेंट है वो जो पीरियड है वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्या था, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। Thank you guys for watching this lecture. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is the Law Code by Satish Pandey. धन्यवाद everyone.